तो दोस्तों दुनिया में ना काफ़ी कम लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बदलने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। उनमें से एक थे ओपनहाइमर। और ये जो मूवी थी ना ये इन्हीं की स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी कि इनके इमोशंस वगैरह के बारे में बताया हुआ था कि जब ये सब हुआ तो जो उन्होंने किया तो उनको क्या-क्या फ़ील हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी के साथ। एक चिंगारी थी दिमाग में, बिजलियों सी तेज, पर दिल में था कुछ ऐसा जो कभी ना कह पाया क्लियरली। एटम के राज सुलझाने निकला था जो, उसने खुद अपने ही हाथों में लिख ली थी किस्मत की थ्योरी। ना था वो देवता ना कोई राक्षस, बस एक आदमी, दिमाग से साइंटिस्ट और अंदर से उदास। बॉम्ब बनाया था पर खुद को जला बैठा, शांति चाहा था पर विनाश का रास्ता दिखा बैठा। दुनिया ने उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स कहा, पर उसकी आंखों में गिल्ट का दरिया था गहरा बेपनाह। हीरो भी बना, विलन भी बनाया गया, पर असली कहानी में बस तन्हाई का साया था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो साइंस के आगे झुक गया लेकिन इंसानियत के लिए रो पड़ा था। ये है ओपनहाइमर। एक नाम, एक धमाका, एक लानत। 1926, 22 साल का डॉक्टोरल स्टूडेंट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर एंजाइटी और होम सिकनेस से जूझ रहा है जब वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में एक्सपेरिमेंटल क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है पैट्रिक ब्लैकेट के अंडर। ओपनहाइमर का ब्लैकेट से क्लैश हो जाता है और गुस्से में वो उसके लिए एक पॉइजन्ड एप्पल छोड़ देता है, लेकिन बाद में उसे वापस ले आता है। एक बार जब साइंटिस्ट नील बोहर ने उससे मिलता है तो वो ओपनहाइमर को सजेस्ट करता है कि उसे थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़नी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिगन जर्मनी में। वहाँ ओपनहाइमर अपना पीएचडी कंप्लीट करता है और इसिडार आइजैक राबी के साथ मिलता है। दोनों बाद में स्विट्ज़रलैंड में वार्नर हाइसेनबर्ग से भी मिलते हैं। क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च अमेरिका में बढ़ाने के लिए ओपनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और कालटेक में पढ़ना शुरू करता है। उसकी शादी होती है कैथरीन केटी पुइनिंग से, एक बायोलॉजिस्ट जो पहले कम्युनिस्ट थी। साथ ही उसका एक अफेयर भी चलता है जीन टेटलॉक के साथ, एक ट्रबल्ड साइकाइट्रिस्ट और कम्युनिस्ट जो बाद में सुसाइड कर लेती है। 1938 में जब न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी होता है और जर्मन्स एटम को स्प्लिट कर रहे होते हैं तो ओपनहाइमर समझ जाता है कि इससे एक वेपन बनाया जा सकता है। 1942 में वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान यूएस आर्मी कर्नल लेस्ली ग्रूव्स उसे रिक्रूट करता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए और ओपनहाइमर को लॉस एलमोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर बना दिया जाता है जहां एटॉमिक बॉम्ब बनाया जाता है। ओपनहाइमर को डर होता है कि हाइजेनबर्ग लेड जर्मन न्यूक्लियर प्रोग्राम बॉम्ब पे काम कर रहा है। वो अपनी टीम बनाता है, रबी, हैंस बेथे, एडवर्ड टेलर, और कोलैबोरेट करता है साइंटिस्ट जैसे एनरिको फर्मी, लियो सिजिलेड, डेविड हिल के साथ। टेलर का कहना होता है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन से कंसल्ट करता है और बेथे से दोबारा कैलकुलेशंस करवाता है। कंक्लूड होता है कि चांसेस नियर ज़ीरो हैं। टेलर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का आइडिया देता है लेकिन रिजेक्ट होने पर प्रोजेक्ट छोड़ने की सोचता है। ओपनहाइमर उसे रोक लेता है। 1945 में जब जर्मनी सरेंडर कर देता है तो कुछ साइंटिस्ट बॉम्ब के रिलेवेंस पर सवाल उठाते हैं। ओपनहाइमर मानता है कि बॉम्ब से पैसिफिक वार खत्म हो सकता है और जिंदगियां बच सकती हैं। ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुल होती है। प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्बिंग्स का ऑर्डर दे देता है। जापान सरेंडर कर देता है पब्लिक प्रेज मिलने के बावजूद। ओपनहाइमर गिल्ट और डिस्ट्रक्शन से हॉन्टेड रहता है। जब ओपनहाइमर ट्रूमैन से रिमोर्स एक्सप्रेस करता है तो ट्रूमैन उसे लाइटली लेता है और कह देता है, आई डोंट वांट टू सी दैट क्राई बेबी अगेन। बाद में ओपनहाइमर यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक
एनर्जी कमीशन का एडवाइज़र बनता है, लेकिन उसके व्यूज़ कंट्रोवर्शियल होते हैं, स्पेशली जब वो हाइड्रोजन बॉम्ब का ओपोज करता है और सोवियत यूनियन के साथ नेगोशिएशंस की बात करता है। एईसी चेयरमैन लुइस स्ट्रॉस ओपनहाइमर से नाराज़ हो जाता है, एक तो रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉप्स एक्सपोर्ट के इशू पर और दूसरा आइंस्टाइन के साथ हुई एक बातचीत पर जिसमें स्ट्रॉस सोचता है कि ओपनहाइमर ने उसकी इंसल्ट की, जबकि असल में ओपनहाइमर आइंस्टाइन से कह रहा होता है कि उसने एक ऐसी चेन रिएक्शन चालू कर दी है जो एक दिन दुनिया डिस्ट्रॉय कर देगी। 1954 में स्ट्रॉस सीक्रेटली एक प्राइवेट सिक्योरिटी हेयरिंग ऑर्गेनाइज करता है जहां ओपनहाइमर के क्यू क्लियरेंस रिन्यूअल पर सवाल उठते हैं। हियरिंग एक कंगारू कोर्ट जैसी होती है, उसकी कम्युनिस्ट कनेक्शंस और पुराने दोस्तों के स्टेटमेंट्स उसके खिलाफ यूज़ किए जाते हैं। सबसे डैमेजिंग टेस्टिमनी टेलर देता है। किटी ओपनहाइमर का स्ट्रॉन्ग डिफेंस करती है। बोर्ड को लगता है कि वो डिसलॉयल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्लियरेंस रिवोक कर दिया जाता है, उसकी इमेज खराब हो जाती है और इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है। 1959 में लुइस स्ट्रॉस का जब सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए सेनेट हियरिंग होता है तो डेविड हिल टेस्टिफाई करता है कि स्ट्रॉस ने पर्सनल ग्रजेस की वजह से ओपनहाइमर को टारगेट किया। स्ट्रॉस का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है, फाइनल वोट अगेंस्ट होता है और सेनेटर जॉन एफ कैनेडी स्ट्रॉस इस बात से बहुत गुस्सा होता है। 1963 में प्रेसिडेंट लंडन बी जॉनसन ओपनहाइमर को एनरिको फेर्मी अवार्ड देता है, एक सिंबॉलिक जस्टिस उसके साथ हुए अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी ये काफ़ी अच्छी थी, देखने लायक थी, और इसमें जो थॉमस शेल्बी थे उन्होंने ओपनहाइमर का जो रोल है वो काफ़ी अच्छे से अदा किया था, और थॉमस शेल्बी पीकी ब्लाइंडर्स की वजह से फेमस हुए थे, इसलिए अच्छे एक्टर हैं वो। और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।